हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 50 क्वेश्चन रहता है और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कल बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट शाम को आया, जिसमें आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि उसका कितना हाई कटअप गया है। जनरल का कटअप की बात करें तो 113 गया है और बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का कटअप आपको 109 गया है। किसी भी कैटेगरी का कटअप 100 से नीचा नहीं है पुरुष का, और महिला का आपको एक एसटी का कैटेगरी 96 है, बाकी सभी का कैटेगरी वाइज कटअप 100 ही गया है। तो आप ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब बीपीएससी के ऐसे एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन जब दिया जाता है उसमें कटअप इतना ज़्यादा जा रहा है, तो और एग्ज़ाम का तुलना आप खुद ही एनालिसिस कर लीजिए कि कितना जा सकता है। तो जिनका भी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छे से इस सीरीज को कंप्लीट करें और ग्रुप डिस्कशन में भाग लें, और बिहार एसएससी का जो सेट प्रैक्टिस चलता है उसमें भी आप भाग लें। आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो सभी स्टूडेंट का अच्छा होता है, जो कि आपको 75 से 80 के बीच में मैथ पूछेगा, उसमें 70 जरूर स्टूडेंट बना के आएगा, लेकिन जीके जीएस ही आपका रिजल्ट तय करेगा। तो रिजल्ट तय करना है और अच्छे से अपना रिजल्ट सुनिश्चित करना है, तो आप जीके जीएस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में ही होमवर्क डाला जाता है, पीडीएफ भी डाला जाता है। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टीका रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चावल से, आलू से, गन्ना से और मूंगफली से। तो टीका रोग का संबंध आपको ऑप्शन डी यानी कि मूंगफली से होता है। भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली की बात करें तो मूंगफली आपको गुजरात में होता है। ऑप्शन बी की बात करें तो आलू में सोलेनोसिस के कारण रोग होता है। आलू एक तना होता है, जो आलू का तना खाया जाता है। गन्ना में लाल सड़न यानी रस्ट रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जीवाणु की कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु की कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 और 0। तो सूत्रकणिका की संख्या आपको जीवाणु में 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? किस कोशिका के द्वारा? तो अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन का जो होता है आपको बीटा कोशिका से होता है। गामा किरण के खोज की बात करें तो पॉल विलार्ड ने किया था गामा किरण का खोज, और गामा किरण का सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता भी होता है। मानव के शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? तो उर अस्थि, अंतःप्रोष्ठिका, प्रणरिका और ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदी लिखा गया है वो काफ़ी टफ हिंदी है। तो मानव के शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो होता है उरु अस्थि होता है, जिसे जांघ का हड्डी भी कहा जाता है यानी कि फीमर। और सबसे छोटा हड्डी पूछेगा तो आपको कान का होता है, जो कि स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है एल्बुमिन, एंजाइम, कीरेटिन और हीमोग्लोबिन। तो रेशेदार का आपको कीरेटिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 2 फरवरी को, 21 मार्च को, 21 सितंबर को और 21 अक्टूबर को। तो विश्व वानिकी दिवस की बात करें तो आपको 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। क्वेश्चन नंबर 7, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? मणिपुर में, असम में, केरल में और छत्तीसगढ़ में। तो कांगेर घाटी आपको छत्तीसगढ़ में है।
काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो असम में है, और इडुक्की परियोजना की बात करें तो केरल में है। किबिल लामजाओ पार्क जो तैरता हुआ पार्क है वो आपको मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? M1, M2, M3 और M4। तो मुद्रा के संकीर्ण आपको कहा जाता है M1 को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सेट निम्नलिखित में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? सेट जो है वह किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो थाईलैंड, ताइवान, जर्मनी और ब्राज़ील। तो सेट आपको थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया था? 18 अप्रैल 1974 को, 28 अप्रैल 1974 को, 18 मई 1974 को, तो 28 अप्रैल 1974 को। ऑप्शन को इतना ना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया कि थोड़ा सा भी अगर आप मिस करते हैं तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 18 मई 1974 की इसका प्रशिक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? धन्वंतरी तथा कालिदास, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क और ऑप्शन डी की बात करें तो समुद्रगुप्त। तो धन्वंतरी और कालिदास आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति आपको जम्मू कश्मीर में हुआ था। समुद्रगुप्त की बात करें तो इसने भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाहे बेखबर से पुकारा था? बहादुर शाह को शाहे बेखबर, बदायूं ने, खफी खां ने, इनायत खां ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो खफी खां ने बहादुर शाह को शाहे बेखबर कहकर पुकारा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था जो बंगाली भाषा में था? बंग भंग, दिग्दर्शन, बंगाली पत्र और उर्तन मार्तंड। तो कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दिग्दर्शन। और सबसे पहले समाचार पत्र 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा चलाया गया था, जो कि बंगाल से ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? रेले कमीशन का गठन लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड कर्जन का और लॉर्ड लिटन का। तो इसका हुआ था आपको लॉर्ड कर्जन के। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की बात करें तो 1899 से लेके 1905 तक इनका शासनकाल था, और इन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल की बात करें तो 1880 से लेकर 1884 तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक था। इनके शासनकाल में रेल, डाक, तार चलाया गया था। और लॉर्ड लिटन के शासनकाल की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही रद्द किया गया था, और इनका शासनकाल आपको 1876 से लेकर 1880 तक था। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ब्रोकन विंग चित्तरंजन दास, सरोजिनी नायडू, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ब्रोकन विंग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में इन्हें मिला था गीतांजलि के लिए। दीनबंधु मित्र CF एंड्रूज को कहा जाता है, और देशबंधु आपको चित्तरंजन दास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने को स्वीकार किया गया था? 15%, 25%, 30% और 35%। तो कितना परसेंट स्वीकार किया गया था? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 35% स्वीकार किया गया था जब मिल अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन सोसाइटी दादा भाई नौरोजी, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और द्वारिका नाथ टैगोर। तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना आपको आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बने हैं, 1886 में, 1893 में और 1906 में। और 1906 में उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 48वां, 49वां, 51वां और 52वां। तो कौन सा संविधान था? तो 51वां कांग्रेस का अधिवेशन था, जो कि आपको 1937 में हुआ था, जो कि फैजपुर में महाराष्ट्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो कि गांव का प्रथम अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर 19, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? मंगलौर के संधि, श्रीरंगपट्टनम के संधि और मद्रास के संधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो आपको श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में समाप्त हुआ था। और प्रथम जो हुआ था आपको मंगलौर के संधि के तहत हुआ था 1767 से 69, और दूसरा हुआ था आपको 1780 से 82 मद्रास के संधि के तहत। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? 1668 में, 1679, 1682 और 1685। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी 1679 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दिया था? जलियांवाला हत्याकांड के बाद शंकर नायर, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और सरदार पटेल। तो किसने दे दिया था? तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्या की बात करें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय भारत के वायसराय की बात करें तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम जो विश्व कप हॉकी हुआ था उसका आयोजन 1949 में, 1961 में, 1971 और 1975। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1971 में किया गया था। और प्रथम विश्व कप जो हुआ था 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा, डगलस स्टुअर्ट, ईसर जज आहूवालिया, रॉस्किन बर्ड। तो किसके द्वारा यह लिखा गया था? तो रॉस्किन बर्ड के द्वारा लिखा गया था। डगलस ने माउस का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कि गलत है? महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल की बात करें तो वह राजघाट है, यह बिल्कुल सही है। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो एकता स्थल था। और मोरारजी देसाई की बात करें तो अभय घाट था। चैत्राभूमि आपको शंकर दयाल शर्मा का नहीं, चैत्राभूमि भीमराव अंबेडकर का है। यही गलत था, गलत को पूछा गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत ने मंगलयान का सफल प्रशिक्षण किसे लॉन्च करने के द्वारा किया था? PSLV, C-18, PSLV, XL C-25, PSLV, C-25, PSLV, XL C-27। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, PSLV, XL C-25। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विनाश, वायुमंडल में ऑक्सीजन के कारण ऊर्जा का विपासन, प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउस की खेती। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, देशों के विभिन्न समूह में से किसका साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है?
म्यांमार और बांग्लादेश, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश, चीन, भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो यहाँ पर पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा किसका लगता है, तो आपको बांग्लादेश का नहीं लगता है, लेकिन भूटान, चीन और म्यांमार का सीमा लगता है। चीन का सीमा सबसे ज़्यादा आपको अरुणाचल प्रदेश से ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 28, छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? छिबरो पनबिजली परियोजना तावा नदी पर, टोंस नदी पर, बेतवा नदी पर और चिनाब नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा टोंस नदी पर है। तावा परियोजना तावा नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 29, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में और नवंबर के आखिरी सप्ताह में। तो इसे मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में, वन्य जीव सप्ताह दिवस। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और गुजरात में। तो दलमा आपको झारखंड में है। उदयपुर वन अभ्यारण्य आपको बिहार में है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान भी आपको बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 31, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? नेपाल हिमालय के तीस्ता से दिहांग, काली से तीस्ता, सतलज से काली और काली से दिहांग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि काली से तीस्ता और तीस्ता से दिहांग की बात करें तो असम हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 32, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार से लिया जाता है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात कही गई है और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक नियोजन किस सूची के विषय है? आर्थिक नियोजन जो है किस सूची के विषय है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक नियोजन जो है आपको समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है और राज्य सूची में वर्तमान में आपको 61 विषय है और संघ सूची में आपको 100 विषय है। वर्तमान में ये सभी डाटा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है और विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अपने आप में है। तो अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 116। तो इस अनुच्छेद को किस बात में कहा गया? तो अनुच्छेद 117 में इस बात को कहा गया है। अनुच्छेद 124 की बात करें तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण का विशेष उपबंध है? कौन से अनुसूची वह है? भारतीय संविधान में, मूल संविधान में आपको 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां है। 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 5वीं अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ का बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, बंधुआ मजदूरी अधिनियम को संसद में किस वर्ष पारित किया गया था? बंधुआ मजदूरी 1960 में, 1972 में, 1976 में और 1978 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1976 में किया गया था। शिमला समझौता की बात करें तो 1972 में हुआ था और एसटीडी सेवा की शुरुआत 1980 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1978 में आपको 44वां संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक गैर संवैधानिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
1, 3 और 4 ऑप्शन सी सही है। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात है। क्वेश्चन नंबर 38, संपत्ति का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? संपत्ति का जो अधिकार था किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? 1976 में, 1978 में, 1980 में और 1986 में। तो संपत्ति के अधिकार आपको 1978 में हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1980 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, ए रिवर सूत्र पुस्तक का लेखक कौन है? ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक BS नैपाल, नीदर सिंह चौधरी, गीता मेहता और ऑप्शन डी जॉर्ज बर्नार्ड। तो ए रिवर सूत्र पुस्तक का लेखक कौन है, यह बात आपसे पूछा गया, तो गीता मेहता इसका लेखक है। क्वेश्चन नंबर 40, ENIAC था। ENIAC जो एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ENIAC क्या था? ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, एक इंजन है, एक सर्च इंजन है। तो ENIAC की बात करें तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे 15 मार्च को, 19 मार्च को, 2 अप्रैल को और 8 अप्रैल को। तो प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप दिवस कब मनाया जाता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 19 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस पर ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है? किस पर जो है ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है? तो वेग पर, आवृत्ति पर, आयाम पे और तीव्रता पर। तो किस पर निर्भर करता है? तो आपको आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता, आयाम और वेग पर नहीं निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? सूर्य के चारों ओर चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अनुदैर्ध्य बल और नाभिकीय बल। तो कौन सा बल हो जाएगा? आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आइए अगला क्वेश्चन 44 नंबर, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अपरिवर्तित। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, उसका भार में चेंज होगा लेकिन द्रव्यमान में नहीं चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 45, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? आवासीय क्षेत्र मतलब रहने वाला क्षेत्र में 45 डेसिबल, 60 डेसिबल, 75 डेसिबल और 90 डेसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 45 डेसिबल होना चाहिए। ध्वनि का मात्रक जो है वह डेसिबल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? किसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम है? एक्स किरण का, अल्फा किरण का, बीटा किरण का और गामा किरण का। तो इसमें पूछा गया है कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। ऑप्शन के अनुसार इसको देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और वेधन क्षमता इसका सबसे ज़्यादा होता है। गामा किरण का खोज किसने किया था? तो पाल बिलार्ड ने गामा किरण का खोज किया था। एक्स किरण का खोज रोएंटगेन ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 47, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो परिपथ का कुल प्रतिरोध की यहाँ पर बात कह रहा है कितना होगा? तो 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम और 12 ओम। तो प्रतिरोध का परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको 2 ओम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक
पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, उपयुक्त में कोई नहीं। आवर्त सारणी में जब वर्ग के ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, यानी कि यह घटता है। ऋणात्मक का प्रभाव पड़ता है तो यह घटता है। क्वेश्चन नंबर 49, शराब का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है? 6.5, 2.8, 6.2 और 2.2। तो शराब के पीएच मान आपको 2.2 होता है। दूध का पीएच मान आपको 6.4 होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, जैसे जल का पीएच मान 7 होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो आपको क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। जैसे रक्त का पीएच मान आपको 7.4 होता है, रक्त एक क्षारीय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस तत्व का? कॉपर का, एल्युमिनियम का, लोहा का और टंगस्टन का। तो बिजली का जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तांबा का निष्कर्षण क्यूप्रिक ऑक्साइड से किया जाता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बक्साइट से किया जाता है, और लोहा का निष्कर्षण आपको हेमेटाइट से किया जाता है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड दिया जाता है उसका मैं काफ़ी किफ़ायती तरीके से आपके सामने डिस्कशन किया हूँ। अब आइए इसका कुछ स्मरणीय तथ्य जो दिया जाता है आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्ट पूछा जाता है, उसे अब देखते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसके द्वारा फेंका गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा इन पर बम फेंका गया था दिसंबर 1912 में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। गद्दार पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। मैं कल डिस्कशन कर रहा था, ये सारे चीज़ को चर्चा किया, इसीलिए कहते हैं कि किसी न किसी पार्ट में आपको जरूर क्वेश्चन रिवीजन मिलेगा, और रिवीजन होते जाएगा और आपका कन्फ्यूजन दूर होता जाएगा। किसने जापानी जहाज कामागाटारू को किराए पर लिया था? गुरुदत्त सिंह ने लिया था 1914 में। गांधी जी के द्वारा साबरमती की स्थापना कब किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा साबरमती की स्थापना 1916 में किया गया था, जो कि गुजरात में पड़ता है साबरमती। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था, और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना आपको अगस्त 1916 में ही किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला स्मरणीय तथ्य देखते हैं। सितंबर 1916, देखिए यहाँ पर दे ही दिया है। एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना जब की गई थी सितंबर 1916 में। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों का आप अच्छे से याद रखेंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग आपको दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला बार प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण में किया था, जो कि बिहार में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था? तो गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने किया था। तो उन्होंने कब किया था? जब लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो रहा था, उसी में इन्होंने गांधी जी को आने को बिहार कहा था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष था आर.सी. मजूमदार के द्वारा किया गया था, जो कांग्रेस 2 भागों में बटा था, पुनः उसमें मिलन हुआ था। राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? तो जॉर्ज एमन ने कहा था। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का अकेला मर्द था? तो जॉर्ज एनम के द्वारा कहा गया था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान 1918 में किया था। उसमें आपको 35% अनुदान बढ़ाने की बात के लिए यह हड़ताल की गई थी।
तो सबसे पहले आप याद रखें कि गांधी जी पहली बार जो भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान 1918 में किया था, जिसमें 35% अनुदान को बढ़ाने का बात कहा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आरोपी जनरल डायर के सहयोग से किया गया था। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था किसने? तो हंसराज ने किया था। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय गांधी जी ने क्या चीज़ की उपाधि लौटा दी थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि उन्होंने लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था हंटर कमीशन का। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा था। 1940 में इसका गठन किया गया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का किया था? तो मदन मोहन मालवीय के आयोग में हत्याकांड के जांच के लिए गठन किया था। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? भारत में खिलाफत दिवस की बात करें तो 17 अक्टूबर 1919 को भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में कानपुर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने कल आपके सामने लाइव ग्रुप डिस्कशन जो चलता था उसमें किया हूँ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था नई दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में नई दिल्ली में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड का भी मैंने कल चर्चा किया था। 9 अगस्त 1945 को काकोरी कांड हुआ था, जो कि सहारनपुर से ट्रेन जा रही थी, उसी में ट्रेन डकैती को ही काकोरी कांड कहा जाता है। राजेंद्र लाहिरी रोशन सिंह अशफाकुल्ला खां ने फांसी दिया गया काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किसे जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को जाना जाता है। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था कब? तो 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया था। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बुटकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बुटकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका था और इनको फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। इस तरह स्मरणीय तथ्य जो था आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीके से आपके सामने डिस्कशन किया गया, जो कि आपके एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे आप अच्छे से देखें और अच्छे से इसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। किसी भी सेट को अगर बनाते हैं तो उसका डिस्कशन करना ही आपका काफ़ी महत्वपूर्ण काम होगा, अन्यथा आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो किसी भी सेट को बनाएं तो उसका डिस्कशन काफ़ी अच्छे तरीक़ा से करें और जो बात उसमें आप नहीं जानते हैं उसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। तो मैं आशा करता हूं कि तीनों सीरीज में आप ज़रूर पार्टिसिपेट होते होंगे। अगर नहीं होते हैं तो जल्द से जल्द आप पार्टिसिपेट हो। आपका आगामी एग्जाम जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC और 6वीं BPSC PT ये होगा, उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। और पुराने लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी स्टूडेंट के पास पहुँचे। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।